आज है शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी ने एक दक्षिण भारत के अंदर, या इसको दक्षिण भारत न कर करके ये कह सकते हैं कि मध्य भारत, जो लगभग दक्षिण भारत की तरफ ही था हिंदुस्तान के, क्योंकि बिल्कुल मराठवाड़ा जिस क्षेत्र में शिवाजी ने अपना राज्य स्थापित किया था वो बिल्कुल मध्य में नहीं था। तो मध्य भारत के अंदर शिवाजी ने जिस साम्राज्य की नींव रखी थी, उस राज्य को निरंकुश लोक हितकारी राज्य कहा जाता है। और उसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था उसने स्थापित की, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रशासन के शीर्ष पर राजा होता था, और ये आपको ध्यान है कि शिवाजी ने जब राज्यारोहण किया तो छत्रपति की उपाधि धारण की थी। राजा अंतिम न्यायाधीश होता था और सेनापति भी अंतिम ही होता था। शिवाजी के प्रशासन के अंदर 8 मंत्रियों का एक विभाग था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इस अष्टप्रधान में 8 मंत्री होते थे जो राजा को परामर्श देते थे। वे अपने विभाग के सर्वासर्वे नहीं होते थे, परंतु अपने विभाग की वो देखरेख करते थे और शिवाजी को अपने विभाग से संबंधित प्रत्येक चीज़ के बारे में परामर्श करते थे और उनकी आज्ञा से अपने प्रशासन को चुस्त व दुरुस्त रखते थे। अष्टप्रधान एक मंत्रिमंडल नहीं था, प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। शिवाजी अष्टप्रधान की सलाह मानने के लिए बाध्य भी नहीं था, क्योंकि अंतिम निर्णय तो खुद शिवाजी का ही होता था, यानी छत्रपति का होता था। अब इस अष्टप्रधान व्यवस्था के अंदर सबसे जो प्रमुख मंत्री था वो था पेशवा। इसका संपूर्ण राज्य की शासन की देखभाल करना इनके दायित्व में था। ये एक तरह से प्रधानमंत्री होता था। राजा की अनुपस्थिति में ये प्रशासन देखता था और राजधानी का जो भार होता था वो इसी पर होता था। शिवाजी के समय जो प्रथम पेशवा था वो साम्राज नीलकंठ थे, और उसके बाद मोरोपंत पिंगले पेशवा बने। यही पेशवा फिर बाद में जब शिवाजी के वंशज कमज़ोर हो जाएंगे तो मराठा राज्य के सर्वेसर्वा हो जाएंगे। दूसरा है अमात्य अथवा मजूमदार। ये वित्त मंत्री था जो राज्य की आय और व्यय की जांच करता था, यानी वित्त संबंधी प्रत्येक कार्य ये देखता था। और ये देखता ही नहीं था, बल्कि समय समय पर ये शिवाजी से विचार विमर्श करता था। अमात्य बालकृष्ण पंत हनुमंते इसके ये प्रथम अमात्य बने थे। तीसरा होता था मंत्री या वाक्यान्यास। यह राज्य की दैनिक गतिविधियों को लिपिबद्ध करता था और राजा के जीवन की सुरक्षा की देखभाल भी यही करता था। जैसे मुगल पीरियड के अंदर खानसामा होता था, लगभग उसी तरह का कार्य यह काम करता था। यह जासूसी का भी जो कार्य होता था राज्य के अंदर, उस विभाग का भी अध्यक्ष यही था। वो काम भी इसी के देखरेख में हुआ करता था। इसलिए गुप्त से गुप्त सूचनाएं इनके पास होती थी और वो शिवाजी के साथ शेयर करता था। चौथा जो था वो सचिव या शुरूनवीस। यह राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। जिस तरह से मुगल पीरियड के अंदर दीवान-ए इंशा होता था, वैसा काम यहाँ पर यानी मराठा राज्य के अंदर ये सचिव या शुरूनवीस करता था। दबीर या सुमंत ये विदेश मंत्री। जैसे मुगल पीरियड के अंदर दीवान-ए रसालत होता था, इसी तरह का विभाग यहाँ पर दबीर या सुमंत का होता था। ये विदेश मंत्री था। सेनापति अथवा सर-ए-नौबत, इसका कार्य सेना की भर्ती, संगठन व सेना में अनुशासन बनाए रखता था। 7वां विभाग होता था पंडित राव या सदर मुहत्सिब। यह धार्मिक कार्यों व अनुदानों की देखरेख करता था। जैसे मुगल पीरियड के अंदर सदर उस-सुदूर होता था। ये काम यहाँ पर पंडित राव या सदर मुहत्सिब का होता था। ये धार्मिक कार्यों का संपूर्ण कार्य, अनुदान से संबंधित कार्य, ये उसी की देखरेख में शिवाजी संपन्न करते थे। और अगला जो मंत्री था वो था न्यायाधीश। हमने पहले भी बताया आपको कि न्यायाधीश जो राज्य का सर्वोच्च होता था वो तो शिवाजी था, लेकिन फिर भी उसने एक न्याय विभाग स्थापित कर रखा था और उसके लिए उसने एक अधिकारी नियुक्त कर रखा था, न्यायाधीश। और यह न्यायाधीश संपूर्ण राज्य की न्याय व्यवस्था है वो देखता था। पंडित राव व न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी मंत्रियों को अपने असैनिक कर्तव्यों के अतिरिक्त सैनिक जिम्मेदारियां भी पूरी करनी होती थी। केवल पंडित राव व न्यायाधीश, ये दो यानी 7 और 8 नंबर के जो मंत्री हमने पढ़े हैं, यही सैनिक कार्य से वंचित थे।
ये जरूरी नहीं कि ये सैनिक कार्य नहीं कर सकते थे, लेकिन इनके लिए जरूरी नहीं था। इनको अपने कार्यों के लिए दक्ष होना जरूरी था, लेकिन बाकी सब थे वो एक तरह से सैनिक प्रशासन भी देखते थे। चिटनिस व मुंशी भी महत्वपूर्ण अधिकारी थे जो पत्र व्यवहार की देखभाल करते थे, सचिव की भांति कार्य करते थे। शिवाजी का राज्य 4 प्रांतों में विभक्त था और प्रत्येक प्रांत एक वायसराय यानी सूबेदार के अधीन होता था। ये शिवाजी की देखरेख में जो उनके समय प्रांत जिनको तरफ कहते हैं उनको उन्होंने जो विभाजित कर रखा था, उनके ऊपर अपना एक विश्वास पात्री व्यक्ति वह नियुक्त करता था, जिसे सूबेदार कहते थे। प्रांतों को उसने परगनों व तालुकों में विभाजित किया था। परगनों के अंतर्गत तरफ व मौजे आते थे। प्रांतों का प्रमुख सर सूबेदार तथा परगनों का प्रमुख मामलातदार कहा जाता था। स्वराज्य प्रदेश का शासन सीधे शिवाजी के अधीन था। जैसे मुगल पीरियड के अंदर खालसा प्रदेश था, उसी तरह से वह क्षेत्र जिसको उसने अपने प्रांतों में या किसी जागीर में विभक्त नहीं कर रखा, ऐसा क्षेत्र वो डायरेक्ट शिवाजी के नियंत्रण में आता था और शिवाजी के कर्मचारी उसकी देखभाल करते थे। अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। वह जागीर प्रथा समाप्त कर दी गई। अब है शिवाजी का सैनिक प्रशासन। शिवाजी की सेना में पैदल व घुड़सवार 2 प्रमुख सैनिक होते थे। महत्वपूर्ण सैनिक यही थे। और घुड़सवार सैनिक भी 2 तरह के थे, एक तो बारगीर और एक शिलेदार। बारगीर वे थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े व अस्त्र दिए जाते थे, और शिलेदार वे सैनिक थे जो घोड़े व अस्त्र स्वयं लाते थे। 25 अश्वारोहियों की एक टुकड़ी होती थी जो एक हवलदार के अधीन होती थी। 5 हवलदारों पर एक जुमलादार होता था। वह 10 जुमलादार एक हजारी के अधीन होते थे और 5 हजारी के ऊपर एक पंच हजारी होता था। कहने का मतलब मुगल पीरियड में या आपके अलाउद्दीन खिलजी ने जो दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना को संगठित किया था, लगभग शिवाजी ने भी अपनी सेना का संगठन उसी तरह से किया था। सर नौबत के समस्त अश्वसेना का प्रधान होता था। सारी जिम्मेदारी इसी की होती थी, लेकिन इन सेना का प्रधान शिवाजी होता था। शिवाजी ने मुसलमानों को भी सेना के अंदर भर्ती किया और अपने राज्य की सेवा में उनका महत्वपूर्ण योगदान वह लेता था। पैदल सेना में 9 सैनिक के ऊपर एक नायक होता था। प्रत्येक 5 नायकों का एक हवलदार और 2-3 हवलदारों पर एक जुमलादार। इसी तरह से दशमलव प्रणाली के आधार पर उसने अपनी नौसेना को भी संगठित किया था। मराठा सैन्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग किले थे। किलों में 3 अधिकारी होते थे। एक हवलदार था, एक सर नौबत होता था और एक सबनीस हवलदार। हवलदार व सर नौबत मराठा ही होते थे और सबनीस ये ब्राह्मण होते थे। इस तरह से ये 3 अधिकारी एक किले का जो भाग था ये इन पर होता था। कोंकण प्रदेश जीतने के बाद जंजीरे के अबिसिनियाई सीधियों के आक्रमण से अपने समुद्र तट की रक्षा के लिए एक नौसेना का भी उन्होंने निर्माण किया था। शिवाजी ने कोलबा में एक जहाजी बेड़े का भी निर्माण करवाया था। 2 कमानों में था। एक कमान दरिया सारंग व दूसरी नाइक के अधीन। नौसेना प्रमुख को सरखेल कहा जाता था। मराठों ने गोरिला युद्ध कला अहमदनगर के मलिक अंबर से सीखी थी और उसी के आधार पर उसने ये अपनी सेना संगठित की थी। शिवाजी की सेना में मावले होते थे। ये मावले अंगरक्षक का काम विशेष करके देखते थे और उसने कुछ गुप्तचर भी नियुक्त कर रखे थे। शिवाजी का जो राजस्व प्रशासन है उसमें शिवाजी ने अहमदनगर के जो मलिक अंबर ने जो प्रशासन की व्यवस्था स्थापित की थी, उसी तरह से या उसी को आधार मानते हुए अपनी व्यवस्था स्थापित की थी। अब देखिए, जो व्यवस्था थी वो रेतबाड़ी प्रथा पर आधारित थी। इसमें किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाता था। शिवाजी ने भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित किया तथा भूमि को ठेके पर देने की प्रथा त्याग दी। भूमि के नाप इकाई काठी थी। 20 काठी का 1 बीघा के बराबर होती थी और 120 बीघा का 1 चमर के बराबर होता था। शिवाजी ने जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसलिए जो भी लगान लिया जाता था वो राज्य कर्मचारी ही वसूल करते थे। आरंभिक पैदावार का वो 1/3 लगान के रूप में वसूल करता था। बाद में ये 40% हो गया, क्योंकि इसके बदले उसने स्थानीय कर हैं, चुंगी हैं, जो अन्य छोटे मोटे कर थे, वो सबको समाप्त कर दिया। लगान नकद व अनाज दोनों के रूप में ही लिया जाता था। मराठों में प्रचलित तांबे के सिक्के को रुका कहा जाता था और इस रुका से विशेष करके लेन देन के काम करे जाते थे। शिवाजी के आदेश पर अन्नोजी दत्तों ने 1679 में विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया, यानी भूमि की पैमाइश करवाई, और राजस्व निर्धारण के लिए शिवाजी का राज्य 16 प्रांतों में विभक्त कर रखा था। ये केवल राजस्व इकाइयाँ थी। प्रांतों को तरफ और मौजों में बांटा गया।
तरफ का प्रधान कारकुन था। कारकुन विशेष करके ये पटवारी की तरह काम करते थे, जो कर संग्रह का काम विशेष करके होता था। गांव के पैतृक राजस्व अधिकारी पाटिल व जिले के देशमुख व देशपांडे कहलाते थे। जिनका भूमि पर पैतृक अधिकार होता था वे किसान मिरासदार कहलाते थे। इस तरह से भूमि कर व व्यापारी कर ही शिवाजी की आय के प्रमुख साधन थे। अब शिवाजी की आय का एक प्रमुख साधन और था, वह था चौथ व सरदेश मुख। चौथ नामक कर के बारे में इतिहासकार हैं वो अलग अलग राय देते हैं, लेकिन रानडे कहता है कि चौथ तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने पड़ोसी राज्य से उनकी आय का चौथा भाग शिवाजी लेता था। यानी आय का चौथा भाग शिवाजी नहीं लेता उस राज्य से, लेकिन उन पर कोई कभी भी सुरक्षा से संबंधित कोई दिक्कत आती उसकी भी शिवाजी है वो रक्षा करता। सरदेश के अनुसार चौथ विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाता था। अब इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि पड़ोसी राज्य की आय का चौथा भाग वह लेता था। और सरदेश मुखी है वो पड़ोसी राज्य की आय का 10% यह अतिरिक्त कर था। यह कर प्रजा से वंशानुगत सरदेश मुख होने के नाते लिया जाता था। विशेष करके वह सरदेश मुख नियुक्त भी कर रखा था राजस्व इकाइयों में अपने, और उनसे वो इनकम 10% लेता था। न्यायिक प्रशासन के लिए गांव के मामले की सुनवाई पटेल करते थे, तो दीवानी व फौजदारी मामलों में अपील आगे की जा सकती है। न्यायाधीश विशेष करके ब्राह्मणी होते थे, जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों व स्मृतियों के आधार पर न्याय करते थे, और अपील की अंतिम इकाई है वो शिवाजी स्वयं था। तो जो भी मामले थे वो अंतिम रूप से शिवाजी के पास ही पहुंचते थे या वो नीचे निपटा लिए जाते थे। लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी संतुष्ट नहीं था तो वो शिवाजी तक अपनी न्याय ले जा सकता था और वहाँ पर फैसला होता था। इस तरह से ये शिवाजी का प्रशासन था। शिवाजी ने एक बिल्कुल संगठित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, लेकिन फिर बाद में पेशवाओं के काल में ये व्यवस्था में थोड़ा सा वो चेंज आता गया। लेकिन शिवाजी ने एक योग्य प्रशासक की इसके अंदर झलक हमें दिखाई देती है। धन्यवाद।